इस वीडियो में जो मैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाऊंगा, ये आज़ाद कश्मीर का जो बोर्ड है, बायस जिसे बोलते हैं मेरे पर, उसमें आई कॉम पार्ट 1 में 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो जिसमें मिस्टर असलान एक बंदा है, उसका जो कैश बुक है पासबुक के बैलेंस में से उसने कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ एग्जामिनर ने। वो कह रहा है कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाए। तो उसने बैलेंस जो दिया हुआ है, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो इसके साथ में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इसमें डेबिट बैलेंस, ये पॉजिटिव बैलेंस है। अमाउंट है 10,105। तो हमारे पास कैश बुक दिया हुआ है। हमारा जो टारगेट है वो क्या है? पासबुक। टारगेट मीन्स कि जितने भी एडजस्टमेंट उसने दी हुई हैं उनका पासबुक पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। आपने क्वेश्चन हल करते हुए सिर्फ ये पासबुक को जहन में रखना है कि पासबुक पे क्या इफ़ेक्ट हुआ है। अगर पासबुक पे इसका इफ़ेक्ट ये है कि पासबुक का बैलेंस बढ़ रहा है तो आप उस हिसाब से प्लस कर देंगे, अगर कम हो रहा है तो कैश बुक से माइनस कर देंगे। ये गिवन बैलेंस है। तो हमारा टारगेट क्या है? पासबुक। तो पहली जो उसने एडजस्टमेंट दी हुई है वो है बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक ऑन ₹35 के बैंक के चार्जेस हैं वो सिर्फ पासबुक में डेबिट हुए, पासबुक में उनकी एंट्री हुई है, अभी कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। तो जब बैंक चार्जेस लेता है तो आपका पासबुक का बैलेंस एज कंपेयर टू कैश बुक कम हो जाता है। तो अगर यहाँ पे बैलेंस कम हुआ है तो आप कैश बुक से माइनस कर देंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे लेस बैंक चार्जेस, या ऐसा लिखें बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये रुपीज़ उसने 35 दिए हुए। आप 105 से लेस करेंगे 35 तो आपके पास आ जाएगा 1,70,000। तो उसके बाद दूसरी जो एडजस्टमेंट उसने दी है, डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश। डिविडेंड वो अमाउंट होती है जो पार्टनरशिप में शेयर होल्डर का प्रॉफिट होता है, उसे पार्टनरशिप में डिविडेंड बोलते हैं। होता प्रॉफिट ही है लेकिन कंपनीज एक्ट में उसे डिविडेंड बोलते हैं, उसे प्रॉफिट नहीं बोलते। आप किसी कंपनी में शेयर होल्डर थे, आपको डिविडेंड मिला है तो वो डायरेक्ट आपने बैंक अकाउंट वहाँ पे दिया हुआ है, अकाउंट नंबर तो उन्होंने डायरेक्ट अकाउंट में दे दिया, अकाउंट बैंक बैलेंस में वो क्रेडिट हो गया। इस मीन्स कि आपका पासबुक का बैलेंस ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू कैश बुक। तो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, ऐड डिविडेंड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, या आप ऐसा लिखें डिविडेंड कलेक्टेड डायरेक्टली बाय द बैंक। डिविडेंड है आपका 930, आप प्लस करेंगे 930 तो आपके पास बैलेंस आ गया पूरा 1,11,000 से। नेक्स्ट उसने दिया हुआ है जो चौथे नंबर पे है, वो है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ऐसे चेक जो आपने तो इशू किए पेमेंट के लिए लेकिन वो अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए, हम उन्हें अनप्रेजेंटेड चेक्स बोलते हैं। अनप्रेजेंटेड चेक्स।
जब आप चेक इशू करते हैं किसी को पेमेंट के लिए, बैंक में वो प्रेजेंट नहीं होता, तो इस मीन्स इट्स अनप्रेजेंट, दीज आर द अनप्रेजेंटेड चेक्स। तो अभी आपने देखना है कि अनप्रेजेंटेड चेक्स का पासबुक के बैलेंस पे क्या इफेक्ट पड़ा है। जब आपने किसी को पेमेंट की, आपने कैश बुक का बैलेंस कम हो गया आपका, लेकिन वो बंदा, जब तक आप ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जिस डेट तक बना रहे हैं, वो अभी तक बैंक में नहीं गया, मीन्स के पासबुक का बैलेंस अभी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कैश बुक। तो आप जो इफेक्ट है वो उसी हिसाब से प्लस और माइनस कर देंगे। यहाँ पे इफेक्ट था नेगेटिव का, आपका बैलेंस कम हुआ था, तो आपने कैश बुक से लेस कर दिया। ये दोनों में इफेक्ट पासबुक पे ज़्यादा क्या पड़ा है, तो आप यहाँ से प्लस कर देंगे, तो आप ऐड करेंगे अनप्रेजेंटेड चेक्स, ये 250 रुपये, ये 11,250 आपके पास आ गए। तो ये लास्ट एडजस्टमेंट है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लेम, इन्हें हम अनकलेक्टेड चेक्स बोलते हैं, अनकलेक्टेड चेक्स। ऐसे चेक, अनप्रेजेंटेड चेक्स और अनकलेक्टेड चेक्स में सबसे बड़ा जो फ़र्क है, जो इनमें डिफरेंस है, वो ये है कि ये ओनर के लिए पेमेंट होती है, जबकि अनकलेक्टेड चेक्स ओनर के लिए रिसीट होती है, उसको पैसे मिलने होते हैं, इनकी वजह से वो अदायगी करता है, इनकी वजह से वो रिसीव करता है पैसे। तो जब आपको किसी ने पेमेंट करनी थी, तो आप आए, कैश बुक में आपने एंट्री की, आप गए बैंक में जाके जमा कराया, लेकिन बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया। अमूमन ऐसा होता है कि 3 से 5 दिन चेक को क्लियर करने में लग जाते हैं, उसके साइन वगैरह चेक करने में, उस अकाउंट में शायद बैलेंस वगैरह चेक करने के लिए 3 से 5 दिन लग जाते हैं। तो जब आया उसने कैश बुक में एंट्री की, पे रसीद की, तो इस मीन्स कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा हो गया। पासबुक में उसने जमा तो बैंक में कराया, लेकिन बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया, मीन्स आपके अकाउंट में उसे जमा नहीं किया, तो आप यहाँ से लेस कर देंगे अनकलेक्टेड चेक्स। ये अमाउंट है 750, 0, 0, 5, ये 10,100 आपके पास आना चाहिए, आपका बैलेंस आ गया एज पर पासबुक। ये CR लिखते हैं तो ठीक है, नहीं लिखते तो तब भी आपकी मर्जी। तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, आप 5 मिनट में 8 नंबर हासिल कर सकते हैं, जस्ट विद सिंपल ट्रिक। आप इस लॉजिक के साथ कोई भी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट 5 मिनट में बना सकते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं हल करता हूँ वो B22 से रिलेटेड है, AJ के बोर्ड से रिलेटेड है, लेकिन वो 2013 का क्वेश्चन पेपर जो है उसमें ये आया हुआ है। तो इसमें डेट भी मुख्तलिफ है। इसमें मिस्टर इकबाल एक ट्रेडर है, उसका कैश बुक और पासबुक का बैलेंस सी, वो कह रहा है कि बैलेंस एज पर पासबुक। अभी उसने कौन सा बैलेंस हमें दिया है, पासबुक का। ये अमाउंट है 45,000 रुपये, ये रुपीज़ हम कर देंगे। यहाँ पे मिस्टर सलाम था पहला, तो ये इकबाल ट्रेडर है, यहाँ पे आप चेंज करेंगे इकबाल ट्रेडर। तो डेट उसने दी हुई है दिसंबर 2012, लेकिन यहाँ पर उसने जस्ट दिसंबर दिया हुआ है, DC आप लिखते हैं। तो
अभी उसने पासबुक का बैलेंस दिया, तो हमारा टारगेट क्या बन गया? पिछली में हमारा टारगेट पासबुक था, अभी हमारा टारगेट है कैश बुक। जो भी एंट्री होगी कैश बुक में क्या इफेक्ट डालेगी, वही इफेक्ट आप इधर ले आएंगे। सबसे पहले अनक्लियर चेक मीन्स अनकलेक्टेड चेक्स। जब अनकलेक्टेड चेक्स आप बैंक में जमा कराते हैं तो उससे पहले आप कैश बुक में एंट्री करते हैं अनकलेक्टेड चेक्स की, कि आपके कैश बुक में बैलेंस बढ़ गया है। तो वही चेक जब आप बैंक में जमा कराते हैं तो इस डेट तक अगर बैंक उन्हें क्लियर नहीं करता तो आप उन्हें अनकलेक्टेड चेक्स बोलेंगे। तो अनकलेक्टेड चेक्स की वजह से कैश बुक का बैलेंस यहाँ पे बढ़ा है या कम हुआ है? बढ़ा है। आप प्लस कर देंगे, ऐड अनकलेक्टेड चेक्स। ये रुपीज़ हैं 12,000, ये 57 आपके पास आगे। इसके बाद नेक्स्ट वन उसने दिया अनप्रेजेंटेड चेक्स। ऐसे चेक्स जो अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए, आपने तो पेमेंट की लेकिन बैंक में अभी तक वो प्रेजेंट नहीं हुए। इनकी अमाउंट उसने दी हुई है 32,000 रुपीज। जब आप किसी को पेमेंट करते हैं तो आप कैश बुक में पेमेंट की एंट्री करते हैं, मीन्स कैश बुक का बैलेंस कम हो जाता है। तो वही इफेक्ट आप इधर ले आए, लेस कर दें यहाँ पे अनप्रेजेंटेड चेक्स। मैं 57,000 से लेस करूँगा 32,000, तो मेरे पास 25,000 रुपीज़ आ गए। इसके बाद नेक्स्ट वन उसने दी है डिविडेंड collected and credited by the bank but not yet credited in the cash book. डिविडेंड, आप शेयर होल्डर हैं किसी कंपनी में, आपने उन्हें अकाउंट नंबर दिया हुआ है, बैंक का अकाउंट दिया हुआ है, तो बैंक में जब ड्यू डेट आती है तो वो बैंक में पैसे जमा कर देते हैं, या आपने एक किस्म का डायरेक्ट डेबिट ही समझ किया हुआ है तो वो पैसे जमा कर देते हैं पासबुक में, आपके बैंक में जमा कराते हैं। जब बैंक में पैसे जमा कराते हैं तो बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पे बैंक ने उसकी एंट्री कर दी, उसको क्रेडिट भी कर दिया, लेकिन अभी तक आपने कैश बुक में नहीं किया। इस मीन्स कैश बुक का बैलेंस अभी तक लेस है एज कंपेयर टू पासबुक। तो आप लेस कर देंगे डिविडेंड collected by बैंक। ये अमाउंट है, उसके साथ उसने दी हुई है 7,500। इसके बाद नेक्स्ट उसने किया है कि बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक। बैंक के चार्जेस थे, बैंक ने डेबिट कर दिए। बैंक ने अपने बुक में रिकॉर्ड कर लिया, पासबुक में आपकी बैंक स्टेटमेंट में उसकी एंट्री हुई है, लेकिन कैश बुक में अभी एंट्री नहीं हुई। तो एज कंपेयर टू कैश बुक, पासबुक, आपका कैश बुक का बैलेंस बैंक चार्जेस की वजह से बढ़ा हुआ है या कम है? बढ़ा हुआ है। अगर बैंक ने बैंक चार्जेस की एंट्री कर दिया तो इस मीन्स उसने आपका बैलेंस कम कर दिया एज कंपेयर टू कैश बुक। तो आप लेस कर देंगे यहाँ पे बैंक चार्जेस। नहीं सॉरी ये हमारे पास कैश बुक है, तो एज कंपेयर टू कैश बुक आपका बैलेंस बढ़ा हुआ है। तो जब बढ़ा हुआ तो आप यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड बैंक चार्जेस। ये रुपीज़ हैं 250। ये आपकी कंप्लीट होगी। तो यहाँ आपने शुरू किया था कैश बुक से, तो आपका टारगेट क्या था? पासबुक से आपने शुरू किया था, आपका टारगेट क्या था? कैश बुक। तो आप लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। अब इसके साथ डेबिट लिखना चाहें तो डेबिट लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना तो आपकी मर्जी। तो ये आपके दो क्वेश्चन
कंप्लीट हो गए।